अस्सलाम वालेकुम। मुझसे क्लियर करिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? शुएब साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ फिर थोड़ी डबल आ रही है। ये काइंडली। डबल आ रही है। मेरे पास तो किसी एक ऐसे लगाया हुआ है। आप ऐसा करें, डबल आ रही है। लैपटॉप को सामने रखें बिल्कुल। लैपटॉप को उसके सामने रखा हुआ है। अच्छा। अब अभी? सही आ रही है। जी जी, आ रही है, क्लियर है अभी आवाज़, पिछली दफ़ा से बेहतर है। क्लियर है, बस सही है। जी जी। स्टूडेंट्स, बस 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आप करिए ना। जी जी। स्क्रीन मैं शेयर करूँ। अभी मुझे आप ये बताएंगे स्टूडेंट कितने आए वहाँ पे? मैम, हो गए तकरीबन 6-7 स्टूडेंट हो गए। अच्छा। तो अभी तो हमारे जो इसमें हैं ग्रुप में, हम लोग तीन चार ही हैं। एक अब्दुल अहमद जो है, मोहम्मद समीर खान है। जी समीर बस खान जो आ गए 5 मिनट, हैं। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट अभी ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि हम आ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। जी जी। एक्स्ट्रा नोट पेड है। एक्स्ट्रा नोट पेड है। एक्स्ट्रा है कुछ देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको आवाज़ आ रही है? आई थिंक सो। अब मेरे ख्याल में अभी 8 लोग हो गए।
दो लोग हमें और बाकी स्टूडेंट्स हैं। सबको आवाज आ रही है सर मेरी? अच्छा अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम करूंगी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन में। बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इसका हेड ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन। और मैं इंस्टीट्यूट की ऑनर हूँ। माय नेम इज़ तहमीना सैयद। आई हैव 22 year experience in a field of management and 7 year experience in a taxation field। तो आप सब के लिए मैंने डिसाइड किया है कि कराची में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कराची में। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अपना जो न्यू जो अपना स्टेशन जो सिलेक्ट किया है वो है कराची। हमारी एक ब्रांच जो हेड ऑफिस है वो है रावलपिंडी में, सेकंड लाहौर में है, और थर्ड हमारा जो है अभी कराची में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप सबको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारे ट्रेनर माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड हैं सारे। और बेसिकली जो पीआईटीसी का पर्पस है वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ताकि आप फील्ड में आप टैक्सेशन के काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके। और इसमें जो है ये 3 मंथ से 4 मंथ का आपका कोर्स होगा, जिसमें रेगुलर आपकी वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, और लास्ट मंथ आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा। और इसमें आप सबका कोऑपरेट मुझे ये चाहिए कि आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिकली ज्वाइन किया है तो वो इस सेशन को आके प्रैक्टिकली बेनज़ायर इंस्टीट्यूट में पीआईटीसी की जो ब्रांच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो तो एकेडमी है। तो आई थिंक सो एकेडमी है, लेकिन एक बिल्डिंग है जो कि हमने रेंट पे हायर की है इंस्टीट्यूट के लिए। तो आप लोग जो वहाँ पे आएंगे तो वो इंशाल्लाह हमारा पीआईटीसी का ही इंस्टीट्यूट है, आपने उसको यही कंसिडर करना है। और बाकी जो सीटीसी कोर्स है, आपको थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। इसमें आपको जो है बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक एनटीएन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स कंप्लीट आपको करवाया जाएगा विद प्रैक्टिकली। और इसके अलावा कॉरपोरेट होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आईपीओ है, और लास्ट में आप सबको आईटीपी की प्रिपरेशन भी पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं करवाई वो अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करें। और अभी जो है मैंने काफ़ी आप लोगों का टाइम लिया है। हमारे जो ट्रेनर हैं कराची के, शोएब हाशमी साहब, बहुत ही टैलेंटेड हार्ड वर्कर, और ही हैव 10 year एक्सपीरियंस इन अ टैक्सेशन फील्ड, और एसीसीए है, और माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है। और वो आपको प्रैक्टिकली जो है वो सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको टैक्सेशन की बस समझाएंगे। आपके मॉड्यूल्स हैं अब 11, और 1 by 1 आपको हर एक लेक्चर में वो सिखाया जाएगा। एक दिन आपका जो है लर्निंग सेशन होगा, यानी कि ट्रेनर आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिकल होगी आईरिस पोर्टल पे। तो इसलिए इंशाल्लाह आपका ये एक अच्छा सेशन होगा। और अभी मैं जो है शुएब हाशमी साहब से कहूँगी कि वो क्लास को ज्वाइन करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। शुएब साहब प्लीज कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ये कीजिएगा, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सबको जो ऑनलाइन सुन रहे हैं? जी आप बिल्कुल अपना क्लियर है। माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हैं, जो भी है मैसेज कर सकते हैं इसके ग्रुप पे कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर आनी चाहिए। इस बार इंशाल्लाह कोई आप लोगों को परेशानी ना हो कि आप लोग जो है मुझे बाद में ये कहें कि सर मज़ा नहीं आया ऑनलाइन क्लास लेने में, और जो है इसमें आवाज़ बहुत डबल थी, कोई मसले थे। तो मैं चाह रहा हूँ क्लास शुरू होने से पहले पहले जो है हमारी अ, सारी बातें क्लियर हों आपको, और जब हम बात करें तो सब चीज़ें आपको क्लियरली सुनाई दें। तो सब मुझे माइक ऑन करके जरा एक बार बता दें कि सबको आवाज़ क्लियर है। जी जी शुएब साहब, हमें तो क्लियर आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी सब अपने माइक ऑन करके बता सकते हैं सर को। बस काइंडली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्शन थोड़ा थोड़ा है। लेकिन आप थोड़ा सा नाइस। डिस्टॉर्शन है। जी जी थोड़ा सा है। अब बताइएगा, अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? अभी भी जी डिस्टॉर्शन जी है? अभी अभी क्लियर है बिल्कुल। अभी अभी क्लियर क्लियर है, है। ठीक है, फिर जी ये जी। निकाल लें। हाँ,
इसका फायदा नहीं है जो। जी, इससे डबल आवाज आ रही है ना, वैसे ठीक है। सही आ रही है? जी जी, अब सही है। ठीक है जी, ओके ओके, धन्यवाद। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सर, वेलकम टू PITC इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैडम ने आपको बता ही दिया है कि इंस्टीट्यूट काफ़ी टाइम से जिस तरह से काम कर रहा है, और हम टेस्ट की प्रिपरेशन सब जगह करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हम लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, और ऑनलाइन क्लास भी है, फिजिकल क्लास भी है, जिसमें हमारा हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। मैडम ने बता दिया आप लोगों को। आज हमारी जो फिजिकल क्लास है वो NTN के बारे में, और बताइए हम इसमें टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स किस तरह से स्टार्ट हुआ, और टैक्स में क्या क्या कानून बने हैं, इसका हम थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू देंगे, ताकि उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, और आप लोग इसको समझ सकें कि हम टैक्स के लिए कहाँ तक प्रिपेयर हैं और हमें कहाँ तक प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे हमारा आ रहा होगा आपके पास टॉपिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सर, जब भी हम जो है अपना कोई भी बुक परचेज करते हैं, उस बुक पे जो चैप्टर्स होते हैं, स्टार्ट पहले तो उसका नाम आता है, फिर उसका जो है उसके अंदर चैप्टर आते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। उन पैराग्राफ्स के अंदर कोई नंबरिंग होती है, और उस नंबरिंग के साथ साथ जो है उसके कुछ कॉमास भी होते हैं। तो हम इसी को डिफाइन करेंगे अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुक को। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा है लॉ, जो 2001 में हमने स्टार्ट किया है। परवेज मुशर्रफ साहब ने ये अमेंडमेंट की थी 2001 में। उससे पहले जो है 1925 में लॉ बन चुके थे, जो ब्रिटिश के दौर चल रहा था। उसके बाद जब हम इस 2001 के बाद से आए, तो हमारे पास काफ़ी अमेंडमेंट आ चुकी है। जो अभी तक हमारा जो स्टार्ट हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसका ये वो कानून है कि सबसे अफजल कानून ये कहता है अपने आप को कि पाकिस्तान के लिए इस कंट्री का जो सबसे अफजल कानून है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। उसमें जब हम अपनी बुक को ऑन करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास शो होता है एक्ट, ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या है कि अमल करना। ठीक है, इस पे हमें अमल करना है, इससे हम हटके कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जब हम ऑर्डिनेंस को देखेंगे, उसमें हमारे पास होंगे चैप्टर 1 2 3, इस तरह करते हुए कुछ चैप्टर्स होंगे, फिर उसके अंदर पार्ट्स होंगे, फिर डिविजन्स होंगे। फिर उसी के अंदर जो है एक होगा हमारा स्क्वेचुअल, जिसके ऊपर हमें चलना है स्क्वेचुअल। उसके अंदर जो हमारे पास सेक्शन आएंगे, उन सेक्शंस में होता है लॉ। वो अपने आप को बता रहा है कि मैं कौन कौन से लॉ पे गिरफ्त रखता हूँ, और कौन से लॉ के थ्रू आप अपने टैक्सेस को अदा कर सकते हैं। उस लॉ को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं भी आप लोगों को गाइड करूंगा, जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करता रहूंगा इस कोर्स के दरमियान में। और अगर आपको इस कोर्स के अलावा भी बीच में रात में किसी टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, या सुबह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप ग्रुप में मुझे एक मैसेज डालेंगे, सर मैं फलां ये पढ़ रहा हूँ चैप्टर, और उसमें ये सेक्शन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा हो उसी को पढ़िएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। देखिए, मैं शुरू करूंगा आप लोगों को बेसिक से। जब मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू करूंगा, तो आपको बेसिक अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि हमारी बेसिक क्या है, उसमें सेक्शन क्या बात क्या कर रहा है, और उसमें रूल्स क्या आ रहे हैं। फिर उसमें SRO हमारे पास कब कब आता है, कब कब हमें उसमें अमेंडमेंट मिलती है। ये सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। देखिए, वैसे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अभी स्टार्ट करते हैं हम थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। कोई जानता है आप में से? अगर कोई ऑनलाइन वाले हैं तो वो भी मुझे सुन रहे होंगे, वो भी मुझे बता सकते हैं टैक्स के बारे में, टैक्स क्या है। अगर कोई जानता है तो मुझे बताएं। टैक्स की कोई डिफिनेशन कोई जानता है यहाँ पे? जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, इन्होंने जवाब दिया कि बिजनेसमैन जो भी होते हैं, तो उनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए टैक्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खाली बिजनेसमैन नहीं, वो जैसा आम बंदा भी जिसका बैंक अकाउंट हो ना, लाजमी उसको जो है टैक्स पे करना है।
जिसका बैंक अकाउंट हो उसको लाजमी टैक्स पे करना है, ताकि हमारा मुल्क का जो कानून है वो एक रन हो सके। मैं अपनी फैमिली को रन करने के लिए कमाता हूँ, बिजनेस करता हूँ या मैं जॉब करता हूँ या मैं दिहाड़ी में काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो मैं कमाता हूँ। अब जब मैं कुछ कमा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, जब मैं अपने घर के लिए कमा रहा हूँ तो जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वो भी मेरा घर है, मुझे उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो उससे कहते हैं हम टैक्स, जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है कि आपको कोई पुलिस वाला तो नहीं आएगा ना आपके घर में टैक्स लेने के लिए। उसने अपने अपने पोर्टल्स बनाए हुए, नादरा को इंक्लूड किया हुआ, बैंक को इंक्लूड किया हुआ अपने साथ। ये नादरा जो है हमारी इंफॉर्मेशन वो बैंक्स के थ्रू और नादरा के थ्रू एफबीआर को मिलती रहती है। एफबीआर हमारे जो है लॉ पूरा ये चला रहा है सिस्टम, जिसको हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, उसमें जब हम, जैसे मैं अपने घर के लिए जब कमा रहा हूँ उसको चला रहा हूँ, तो उसके अलावा जो है मैं अपने मुल्क को चलाने के लिए अपने जॉब में से कुछ ना कुछ हिस्सा दूंगा जो मेरी इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें जो है एक रिलीफ दे दिया है कि भाई आप इतना कमाओगे तो आप कुछ ना दो। जैसे कि आप जितने छोटे मोटे लोग हैं जो 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं, तो वो बेचारे क्या हिस्सा देके उनका घर ही चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि 50 हज़ार रुपये से 1 रुपया अगर आप ऊपर कमा रहे हैं तो उस 1 रुपये पे खाली आप हमें 1% या 5% का जो टैक्स लगता है वो दे दें, ताकि हम जो है अपने मुल्क के लिए कुछ चीज अमेंडमेंट कर सकें, इस मुल्क को चला सकें। ठीक है, फिर उसमें जो है हमारे पास कुछ चीजें डिफाइन कर दी है कि हमें बोल दिया गया कि आप लोग जो है ना, कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देंगे, कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं। ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की ये डिफिनेशन है जिसको आपको रीड करनी है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? किसी को मालूम है डायरेक्ट टैक्स का? कोई बता सकता है? जो सैलरी से कट जाए खाली वही डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी डिफिनेशन आती है। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं कि हम सारे दोस्त हैं, ठीक है, हम सारे दोस्त हैं, हम खाना खाने जाते हैं लेकिन अपना अपना पैसा खुद दे देते हैं। अमेरिकन सिस्टम जिसको कहते हैं आजकल हम दौर में, अमेरिकन सिस्टम डायरेक्ट टैक्स। तो उसके पैसे अपने खुद देते हैं ना, वो बर्डन किस पे आया? उस पर आया। डायरेक्ट टैक्स को कहते हैं बर्डन, पर्सन ऑफ बर्डन, ऑल पर्सन ऑफ बर्डन टैक्स कहते हैं। तो उसमें डायरेक्ट टैक्स लगता है वो हर बंदे के ऊपर इंडिविजुअली लगता है, जो वो कमा रहा है, जो काम कर रहा है। अब मैं कमा रहा हूँ, अब मैं कुछ भी कमाता हूँ, मुझे टैक्स ये मेरा बर्डन है, मुझे पे करना है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आप पे डायरेक्ट हिट होता है। जो भी आप चीज परचेज कर रहे हैं उसको ऊपर आपको टैक्स देना है। सेल टैक्स किसी, सेल टैक्स कहते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें हैं। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम टैक्स पे, जो आप इनकम कमा रहे हैं। सेल टैक्स कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेल्स टैक्स कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं किस तरह से लगता है, देखिए। हेलो, कोई क्वेश्चन है आपका? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत अटक रहा है। नहीं आ रही है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब आ रही है भाई क्लियर? सर मैं बोल रहा हूँ आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, थोड़ी बीच में रुक रही है और इको आ रही है। जी बताइएगा, अब क्लियर आ रही है? जी हेलो, सर अब सही आ रही है। बिल्कुल क्लियर है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है इसमें? हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलेगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को। जो हम इनकम कर रहे हैं उस पर हमें डायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है, और जो हम बेच रहे हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है वो मैं आपको आगे बताता हूं, पहले इनडायरेक्ट टैक्स का बता दूं। डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है, इसको आप रीड कर सकते हैं वैसे, कि डायरेक्ट टैक्स हमें कहता है कि आप जो भी कुछ कमा रहे हो, ठीक है, उस पर आपको टैक्स देना है।
जो भी कुछ आप कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई मजदूरी कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, आप जो भी कुछ कमा रहे हो उस पर आपको टैक्स देना है, सैलरी टैक्स, इंडिविजुअल पर्सन जिसको टैक्स देना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल टैक्स, जो कि जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं आपको डिफिनेशन थोड़ी सी लंबी दूंगा, वो इस तरह से कि, अरे ज्वाइन करें, ये थोड़ी सी जगह दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आगे करना है हम लोग अपनी चेयर्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अगर मैं साफ लफ्जों में कहूँ तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स सप्लाई चेन मेंबर। जो सप्लाई चेन मेंबर होते हैं ना, वो ये टैक्स पे करते हैं। किस तरह से? अभी हमारे मुल्क के कानून में कितना टैक्स चल रहा है? सेल टैक्स जो चल रहा है वो चल रहा है 18%। सभी जानते होंगे 18% जो टैक्स चल रहा है उसमें हमें पे करना है, जो भी हम चीज को सेल कर रहे हैं। कौन करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है। मैं अगर ये पेन सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा गुड्स है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, इस पे मुझे टैक्स देना है। इस तरह से देना है। अगर मैं बिलफर्ज इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ, सॉरी इसमें जरा राइटिंग इसी तरह से आएगी, तो आप लोग समझ जाएगा। इंपोर्ट करता हूँ कोई चीज 100 रुपए की, ठीक है, तो अब मुझे उस पर 18 रुपए का सेल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं कोई चीज परचेज करता हूँ 18 रुपए की, तो मुझे उस पर 18 रुपए का सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट आउटपुट टैक्स उससे वसूल लेगी, यानी कि वो मेरा आउटपुट टैक्स हो गया जो मुझे देना है। और खरीदने पे भी 18% है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए अगर मैं साफ लफ्जों में कहूँ तो हमारा जो सप्लाई चेन मेंबर होता है वो क्या होता है? एक होता है मैन्युफैक्चर, सबसे पहले आता है हमारा इंपोर्टर जो हमारे लिए बाहर से चीज इंपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैन्युफैक्चर जो चीज बना रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर जो चीज आगे फॉरवर्ड कर रहा है। फिर आता है एक रिटेलर जो शॉपकीपर, कोई जो है मार्ट, अगर आप उसको बोले तो वो होता है हमारे पास रिटेलर। जब मैं अगर किसी को मैंने इंपोर्ट किया 100 रुपए का एक गुड, जब मैंने 100 रुपए का गुड एक परचेज किया तो उस पर 18 रुपए सेल टैक्स पे कर दिया। अब इसको आप अलग आराम से समझिएगा, मैं यहाँ पे नोट पैड खोलता हूँ, नोट पैड पे भी आपको समझाता हूँ। देखें, इंपोर्टर है, ये मैं खोलता हूँ इसमें वर्ड। देखें ये इंपोर्टर है। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर आ गया। फिर आ गया एक मैन्युफैक्चर, मैं जरा शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ आप लोग समझ जाएगा। फिर कौन आ गया? डिस्ट्रीब्यूटर। फिर आ गया हमारे पास रिटेलर। ठीक है, अब मैंने जो परचेज किया 100 रुपए का गुड्स, 100 रुपए का गुड परचेज किया मैंने, अब मैंने गवर्नमेंट को 18, मैन्युफैक्चर, फिर आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आ गया हमारे पास रिटेलर। अब 100 रुपए का मैंने जो गुड परचेज किया उस पर मैंने 18 रुपए सेल टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, इसको कर दिया मैंने आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स। समझ में आ रहा है? आप लोग लिखते भी रहे साथ में और इसको समझते भी रहे। बाकी जब मैं इसमें आपको फिजिकली एक नोट बना के दूंगा एक्सेल का, उसमें भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आता रहेगा। फिर हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब ये जो 100 रुपए का मैंने इंपोर्ट किया है गुड, वो पड़ गया मुझे 118 रुपए का। अब जाहिर सी बात है जब मैं मैन्युफैक्चर को बेचूंगा तो उससे मैं अपने लिए कोई ना कोई प्रॉफिट तो लूंगा ना। जब मैं प्रॉफिट लेता हूँ, जैसे मैं बेचता हूँ इसको 200 रुपीज का, अब मैंने 200 रुपीज पे
का इसको यहाँ से सेल किया, जो इधर पहुंच गया। अब मैंने 18 रुपए का यहाँ से टैक्स पे कर दिया। अब मैं इस पे जो है टैक्स लगाया कितना, बताएं कितना टैक्स लगाऊंगा मैन्युफैक्चर पे? 18% कितना बनेगा 200 का? 36 रुपए। 36 रुपए बनेगा ना। 36 रुपए मैंने इसका टैक्स लगा दिया। ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग है। जिन्होंने कहा था मुझे बेसिक अकाउंटिंग भी समझनी है, तो उनके लिए ये है कि बेसिक अकाउंटिंग भी समझते रहे साथ साथ। ठीक है। तो 18 रुपए, 18% का टैक्स जो है ना उसने लगा दिया फिर उस पे, मैन्युफैक्चर पे। अब मैन्युफैक्चर जब ये 100 रुपए 200 रुपए का गुड उसने खरीदा तो उसको कितने का पड़ गया? पड़ा तो उसको 200 रुपए का ही है, लेकिन उसने तो 36 रुपए जो उसने पे किया है वो कवर करने हैं उसको अपने। वो कैसे करेगा? अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा वो 300 रुपए का सेल करेगा। ठीक है। अब वो इस पे 18% का टैक्स लगा देगा। ठीक है। 300 रुपए में से 18% कितना हो गया? आप कैलकुलेट करें तो 56 रुपए मेरे ख्याल से बनता है कोई, 56 या 54 रुपीज इस तरह बनेगा। ठीक है। 54, अभी कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, मैं वरना बताया। फिर अगर वो जो है 400 रुपए का बेचता है रिटेलर को, तो रिटेलर को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करेगा तो वो तकरीबन 90 रुपए तक का पड़ जाएगा। अब देखिए सेल टैक्स किस तरह से पे हो रहा है। पहले इंपोर्टर पे करेगा, इनपुट अपना पे करेगा सेल टैक्स 18%, जो कि 118 रुपए का पड़ा। लेकिन जब मैन्युफैक्चर वाला है, जिसने मैन्युफैक्चर वाले ने 18% के हिसाब से उसे परचेज किया 236 रुपए के हिसाब से, तो पहले वो 300 रुपए का जब वो बेच रहा है तो 36 रुपए वो अपने कवर करेगा। और फिर वो 18% जो बनता होगा उसके ऊपर, जो उसके प्रॉफिट के ऊपर 18% बनता होगा, उसका सेल टैक्स वो पे कर देगा। 18, 18, 36। फिर इसी तरीके से 18 रुपए वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीव कर लेगा। जो मैं चीज आपको सेल करूंगा ना, उस पे जो मैंने टैक्स पहले पे किया है वो मैं आपसे पहले रिसीव करूंगा, उसके बाद मैं आपके ऊपर 18% का टैक्स लगाऊंगा। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये, इसको कहते हैं सप्लाई चेन मेंबर। आ गई ये बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। मुझे आप बोलेंगे जी यही यही ये देखें, टैक्स डबल क्यों हो रहा है? आपने जब टैक्स गुड्स खरीदा 100 रुपए का खरीदा, जब आपने 100 रुपए का गुड्स खरीदा उस पर 18% टैक्स पे किया आपने। अब आपने अपने बराबर वाले बंदे को जब बेचा तो उससे आप 18% टैक्स रिसीव करेंगे, जो आपने पहले पे कर दिया है। जो आपने पे कर दिया वो रिसीव करेंगे, फिर उसका ऊपर 18% लगा दिया, अब वो पे करेगा। वो पे करेगा, आप नहीं पे करोगे, वो पे करेगा। आप भी समझे मेरी बात ना? आपने परचेज किया पहले, आपने गुड इनपुट किया ना, इनपुट किया आपने, अपने पास इनपुट किया तो आपने इनपुट का टैक्स 18% दे दिया। ठीक है। अब जब आप आउटपुट करेंगे तो आउटपुट पे आप सेल टैक्स चार्ज करेंगे सामने वाली पार्टी पे। सामने वाली पार्टी पे आप 18% सेल टैक्स चार्ज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पहले वो 18% जो था वो आपने रिकवर किया, फिर जो आपके प्रॉफिट पे 18% था वो आपने पे करना है। इसी तरीके से जो आपके बराबर वाला बंदा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेगा। पहले वो अपने रिकवर करेगा जो उसने आपको पे करके परचेज किया है, फिर जो उसका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर वो 18% पे करेगा सेल टैक्स। फिर इसी तरीके से रिटेलर के पास चली जाती है, रिटेलर भी यही करता है। देखिए अगर मैं डिवाइडिंग रूल बताऊं ना तो 18, 18, 36 और 36 और 36, 72 बनता है। 72 रुपए टोटल टैक्स पे हो गया। 100 रुपए की अमाउंट थी पहले, अब उसकी अमाउंट बढ़ते जा रही है। जब तक नॉर्मल कंज्यूमर तक आ रही है, एंड यूजर पे आ रही है, तो वो कहां बढ़ रही है? एंड यूजर पे। एंड यूजर को पे नहीं करना, लेकिन उस पर टैक्स लग गया। उसने किसको पे किया? सेल टैक्स रिटेलर को पे किया। अब रिटेलर पे करेगा सेल टैक्स अपना, वही 18%। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो हर जगह से 18% ही पे हो रहा होगा, और वही 18 रुपए ही पे हो रहे होंगे। गवर्नमेंट ने पहले इंपोर्टर से लिए 18% का 18 रुपए, फिर 18 रुपए लिए मैन्युफैक्चरर से, फिर लिए डिस्ट्रीब्यूटर से, 18 रुपए ले रहा है वो। ठीक है। वो ले रहा है 18 रुपए, लेकिन क्या ले रहा है? प्रॉफिट के ऊपर। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो ताकि यहाँ पे स्क्रीन क्लियर हो जाए। परचेज के ऊपर देखें, परचेज पे आउटपुट वो हो गया ना, इनपुट हो गया ना, मैंने इन किया है। मैंने इन किया है तो मेरे पास इनपुट टैक्स लग गया। अब मुझे वो रिसीव किससे करना है? जब मैं आउटपुट करूंगा। जी, इनपुट भी होगा आउट भी होगा। देखिए पहले इनपुट होगा फिर आउटपुट होगा।
इनपुट क्या होगा आपके ऊपर होगा, आउटपुट आप क्या करोगे, किसी और पे करोगे, आउटपुट आप सामने वाले बंदे के ऊपर करोगे। जी, आपको ऑनलाइन वाले मुझे बताएं, जरा क्लियर करें, सबको आवाज क्लियर है, बात समझ में आ रही है? प्लीज अपना माइक ऑन करके बोल दें ताकि मुझे भी जरा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि कोई जवाब नहीं आ रहा। हेलो मैडम, आपको आवाज क्लियर है? हेलो। मुझे कोई अपना माइक ऑन करके बता सकता है, जो हमारे पास पार्टिसिपेट ऑनलाइन है वो सब मुझे बता सकते हैं कि आवाज क्लियर है उनको या नहीं? सर क्लियर आ रही है माइक ऑन आवाज। कर, बिल्कुल क्लियर है सब। कोई यस और सर, भी आवाज जवाब? आवाज क्लियर है। जी सर आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है, चले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, ऑनलाइन वाले को कोई कंफ्यूजन है, मुझे वो बताएं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो ऑनलाइन, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है, जो सुन रहा है मुझे, मुझे वो सिर्फ अपना माइक ऑन करके इतना बता दे कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब भी मुझसे पूछ सकता है। चले। सर आपसे एक बात ये पूछनी है, हर हम्म, पर्सन इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सब 18% टैक्स पर डे पे कर रहे हैं ना, अपने अपने प्रॉफिट का। और जी जो एंड कंज्यूमर है वो इन चारों की तरफ से पे करेगा, ऐसे ही है। जी। एंड कंज्यूमर, देखिए एंड कंज्यूमर ना हमारे पास दो, एक हो गया रिटेलर, एक हो गया एंड कंज्यूमर। जो मैं हूँ, डीलर से चीज खरीदूंगा तो वो टैक्स उस पर लगा हुआ होगा पहले ही, तो वो अपना टैक्स लगा के फिर मुझे देगा। ठीक है, वो अपना टैक्स लगा के मुझे देगा ताकि वो आगे वो टैक्स पे कर सके। यानी कि जो गवर्नमेंट को टैक्स पे हो रहा है वही 72 रुपये पे हो रहा है, जो हम सब पे लगता हुआ आया है। वही 72 रुपये, 4 लोगों पे 72 रुपये लगाए ना, 18 रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये। वो ये सप्लाई चेन मेंबर, ये सप्लाई चेन मेंबर है। और इसको एक आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, कहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा ना वैल्यू एडिड टैक्स, इसको वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैल्यू एडिड टैक्स, कि किसी वैल्यू को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा दें, और फिर वो दूसरे पे भी लगा दें, फिर दूसरे पे भी लगा दें, सबके प्रॉफिट के साथ टैक्स आता रहे, तो उसको कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। और इनकम टैक्स की नॉलेज में कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो हमें सेल टैक्स पे करना होता है, सेल टैक्स वगैरह। चले जी, अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आप लोगों के पास अपने अपने एनआईसी हैं, ठीक है, वो अपने अपने निकालें आप लोग, ठीक है। और अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर जो है, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी प्रैक्टिस करें, और जो रजिस्टर्ड है वो भी प्रैक्टिस करें, ताकि मैं अपने लैपटॉप पे या आप लोग मेरी वॉइस सुनते रहें और उसको प्रैक्टिस भी करते रहें अपने साथ। देखिए, ये हमारा हाइब्रिड सेशन है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी हर क्लास का स्टूडेंट ऐसा एक कंसल्टेंट बन जाए, जो अगले 1 साल तक मेरे साथ जुड़ के, पीआईटीसी के साथ जुड़ के, हमारे साथ कंसल्टेंसी फर्म में शामिल हो सके, और वो अपने लाइसेंस जो है लेने के बाद अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म खोल सके। ठीक है, देखिए अपनी कंसल्टेंसी फर्म में बहुत से फायदे, लेकिन मेहनत बहुत है इसमें। मार्केटिंग की जो मेहनत है ना, वो बहुत है। आप कोई भी कारोबार करते हैं, आपको उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करते आप कामयाब नहीं होते। मार्केटिंग के भी कुछ तरीकेकार आपको बताए जाएंगे इस कोर्स में आगे जाके, जब हमारा ये एंड लेक्चर होने लगेंगे। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग साथ साथ करते रहे। अब सबसे पहले देखें, हम लोग अपना गूगल्स पे जाएंगे, और गूगल पे हम ऑन करेंगे अपना आईआरएस का फॉर्म, जहां पे हमें टैक्स की, जी रजिस्टर कर लें। जी जी, नहीं देखें, रजिस्टर्ड हर बंदा हो सकता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। रजिस्टर हर बंदा हो सकता है, जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है, और जिसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी।
आप रजिस्टर्ड आराम से हो सकते हैं, एफबीआर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा रजिस्टर्ड होने पे। नहीं, रजिस्टर्ड होने पे सवाल नहीं करेगा आपसे। सवाल कब करेगा? जब आप अपना बैंक अकाउंट यूज कर रहे होंगे, उस पर एक हैवी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। हाँ, तो आप देखें, अगर आप जनरेट कर रहे हैं ना, तो आपका टैक्स ऑलरेडी कट रहा होगा, आप ऑलरेडी जो है इनरोल हो चुके होंगे। अभी पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अभी मैं बताता हूँ। अभी आप पहले स्क्रीन पर नजर रखें, जो स्क्रीन आपके सामने है, पहले आप लोग खोले सबसे पहले मौजूदा या गूगल क्रोम खोल लें, जिसके पास गूगल क्रोम है, जिसके पास मौजूदा है, वो अपना ऑन करें। उस पर मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि किस तरह से। गूगल पे एक सर्चिंग का ऑप्शन आता है, वहां पे हमें लिखना है IRIS। ठीक है, वो पहले आप सर्च करें। दो तरीके बताऊंगा मैं इसके आपको। पहले तो आप जब टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे तो आपको इसकी वेबसाइट आसानी से याद हो जाएगी। इसकी वेबसाइट है www.iris.fbr.gov.pk। ये आप लोग लिख लें अपने पास या इस पे सर्च कर लें। बाकी अगर नहीं भी लिखते तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए आज, इसका फाइनल हो जाए तो आज आपको दे दें। जी, लॉगिन आ गया इसमें। IRIS 2.0 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों के गूगल पे, जब आप लोगों ने IRIS सर्च किया है। ठीक है, अब इसको क्लिक करें। देखिए, इसको क्लिक किया मैंने, एक मेरे पास विंडो आ गई एफबीआर की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो ना दो तरीके की गवर्नमेंट है, जो कि सबको मालूम होंगी। हमें दोनों गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेकिन किस तरह से देना है वो जब हमारे लेक्चर चलते आएंगे, जब हमारी क्लासेस चलती आएंगी, उसमें आप सबको हर लेक्चर के हिसाब से पता चलेगा ये टैक्स कहाँ जा रहा है। ये जो पोर्टल मैंने खोला है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ठीक है, ये जो मैंने पोर्टल खोला है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, इसमें आपको एक, जी जी, सर, पंजाब हमारे पास जो सूबे हैं कितने हमारे पास चार नहीं है भाई, पांच सूबे हैं, पांच। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी जो है वो भी एक सूबा बन चुका है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, उसके बाद कौन आता है? इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये भी एक सूबा है। जी, इन सब का आपको टैक्स रिटर्न करना बताऊंगा, तमाम सूबों का, और वो सब इधर ही होगा। अभी जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसमें आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कौन से सूबे में वो बंदा रजिस्टर्ड है। ठीक है, कौन से सूबे में वो बंदा रजिस्टर्ड है, उसको अपना वो सूबा पता लग जाएगा। आप पंजाब से हैं तो आप जाहिर सी बात है, जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे। पोर्टल हमारे पास एक ही है एफबीआर का, जिसपे हमें इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऊपर काम इसी पे करना है, जिसमें हम एओपी रजिस्टर करेंगे। ठीक है, वो हम किस तरह से करेंगे वो आगे का चैप्टर है, बहुत बात का है। SECP का उसके भी बात का है, वो सब आपके इस चैप्टर में शामिल है। ठीक है, वो हम सब कवर करेंगे। अभी हम जो करेंगे फेडरल के हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल पर्सन को एक्टिव करने के लिए हमें जो उसके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है भाई, क्या आ गया, CIRC नंबर, जो आपका NTN होगा। क्या होगा? वही आपका NTN होगा। इंडिविजुअल पर्सन का NTN जो होता है वो उसका नादरा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, NIC। उसमें आप पासपोर्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी NIC होता है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमें। ये आप लोग नोट नहीं करें, ये मैं आपको जो है फिजिकली इस पे ये मेरे पूरे नोट्स बने हुए हैं, देखें। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये PDF आपको मिलेगा इसका,
ये पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को पूरा दूंगा। आप लोग तस्वीरें नहीं खींचे, यहाँ पे तस्वीरें खींच के आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं आपको फिजिकली दूंगा, पीडीएफ जो मैंने खुद तैयार किया हुआ है, ठीक है। और जो है जब आपको ये मिलेगा, इसी के हिसाब से आपको कुछ लेक्चर्स वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अभी हम आपको खाली रजिस्ट्रेशन बताएंगे किस तरह से लिखें, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। ये किसी का माइक ऑन है तो प्लीज अपना माइक बंद कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। रहमान अली साहब, आपका माइक ऑन है शायद, आप जरा देख लें, अपना माइक ऑन ऑफ कर लें। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लें ताकि ये डिस्टरबेंस हो रही है कुछ वो ना हो इसको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए रजिस्टर करने के लिए। एक बंदे को एनआईसी नंबर, उस एनआईसी के ऊपर जो उसका नाम है, जो नादरा से वेरिफिकेशन है, वही नाम चलेगा उस एनआईसी पे। उसके अलावा अगर आप नाम चेंज करेंगे तो नाम नहीं होगा चलेगा। एड्रेस भी वही चलेगा, मोबाइल नंबर भी वही चलेगा, और ईमेल एड्रेस भी वही चलेगा जो आपका पर्सनली यूज करते हैं। ईमेल एड्रेस तो आप चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने एनआईसी, जब आप गूगल के हिसाब से अगर आप किसी चीज पे आप रजिस्टर अपने आप को करते हैं तो अपनी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी को रजिस्टर करना चाहे इसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा टैक्स पे करना चाहता है या नहीं चाहता तो भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो बंदा टैक्स पे नहीं करना चाहता लेकिन उसका बैंक अकाउंट है, तो उसको इनरोल करते हैं। कैसे इनरोल करते हैं, अगर हम पहले तो सर्च करेंगे एफबीआर की इस साइट के ऊपर आके, नीचे सबसे नीचे आ जाए आप, सबसे नीचे आ जाए तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास जो है, उसमें से आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है मालूम हो जाएगी कि ये बंदा इनरोल है या इसका एनआईसी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, वो एनआईसी सॉरी एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो उसके लिए हम पहले उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे हम उसको एनटीएन लिख लेते हैं, एनआईसी सीएनआईसी लिख लें आप। सीएनआईसी ही मैंने बताया भी आप लोगों को, सीएनआईसी जो है वो हर इंडिविजुअल पर्सन का एनटीएन है। ठीक है, किसी को कोई बात समझ ना आए तो भाई वो अपना हैंड रेस भी कर सकता है, मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहे। जी जी जी, एनआईसी देखिए, नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन का मतलब है नेशनल टैक्स नंबर। ये हर कंट्री का अपना अपना होता है। अब अगर मैं यूएस पढ़ा रहा हूँ जैसे, तो यूएस वालों का आईटीएन होता है। हर जगह पे कुछ अलग अलग नेम्स हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में जो शामिल है वो एनटीएन है, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, पैरामीटर टाइप सीएनआईसी। अब यहाँ पे मैं अपना सीएनआईसी नंबर डालूंगा। अब मुझे कोई बंदा अपना एनआईसी अगर कोई बताना चाहे तो मैं उसको चेक कर सकूं। एक्टिव है आप नहीं, जो नॉन एक्टिव है मैं उसको देख रहा हूँ। जो कोई है ऐसा बंदा जो नॉन एक्टिव, बोले 4210337278 796 7986। ठीक है जी, अब ये डाल दिया। अब डेट आज की आ रही है, जो करंट डेट होगी वो उसको आप नहीं छेड़े, उसको वैसे ही रहने दें। सही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना भाई? सही है, इसके आप ऐसे ही रहने दें। फिर ये कैप्चर आ रहा है, कैप्चा, कैप्चा देखें, जब हम लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो उधर भी हमें एक कैप्चा मिलता है। ठीक है, वही कैप्चा हमारे पास अब ये इंटरनेशनल हो चुका है भाई, ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। यही आपको पिन कोड जनरेट भी करके देगा आपको कैप्चा भी आखिर में। जो आपका पासवर्ड जनरेट करेगा यही कैप्चा करके देगा, कि गलत होगा और फिर वो दोबारा मांगे कि दूसरा कैप्चा डालो। सही है, अब ये कैप्चा डाल देंगे आप इधर 549774, फिर वेरीफाई कर देंगे आप। अब जब मैं वेरीफाई करूंगा, देखिए इधर साइड में एक इसकी डिटेल आ गई, नो रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड नहीं है,
अगर मैं यहाँ पे किसी का एनआईसी डालता और वो उसका रिकॉर्ड होता। जी कोई सवाल है आपका ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों कोई सवाल है, कोई जवाब है तो मुझे बताइए। नो सर, कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा चले, कोई रजिस्टर्ड बंदा अपने मुझे अपना एनपीएन नंबर बताए ताकि मैं अब उसको जी। कैप्चर में जो पुट किया है वो देखिए साइड में आपको नजर आ रहा है 3915498, आपको साइड में ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो आ रहा है इसको आपने यहाँ डाला कैप्चर में। क्या हुआ? जी अजान हो रही है, अजान का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। 2 मिनट अजान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अजान हो गई है, शुरू करते हैं। जी यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? किसी का नहीं है? ठीक है, अच्छा। अभी आप लोगों के जो सवाल थे ना कि मैं इनरोल होना नहीं चाहता लेकिन मेरा बैंक अकाउंट है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा होता ना कि वो इनरोल है लेकिन टैक्स पेयर नहीं है, तो उसके आगे एक अल्फाबेट आ रहा होता है, तो लेट फाइलर का, एक्टिव लेट फाइलर, कि उसने जो लास्ट ईयर का टैक्स पे किया था वो देर से किया था। ठीक है, या फिर उसका लिखा हुआ था कि लास्ट ईयर का एक्टिव लेट फाइलर। ठीक है, ये लिखा हुआ आता है उसको कि उसने लास्ट ईयर का टैक्स पे किया हुआ है। अब अगर वो जाहिर सी बात है, जब वो अगर वो उसके बैंक से कोई अमाउंट कट रही है, टैक्स कट रहा है और नादरा को पता है और एफबीआई को पता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको ऑलरेडी इनरोल कर देगा। ठीक है, जब उसको इनरोल कर देगा तो जब वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा ना तो वो इसको इग्नोर कर देगा।
रजिस्ट्रेशन उसकी जब वो करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड में पहुंचेगा तो उसको इग्नोर कर देगा कि भाई आप पहले पहले से आप रजिस्टर्ड हो ना, एफबीआर ने आपको रजिस्टर्ड कर दिया है, अब आप जो है इनरोल करो। हाँ नहीं, खुद से वो एफबीआर खुद से जो बना देगा ना उस पे। देखिए एफबीआर, जब मैं अपना बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूँ एक अरसे से, उस पर हैवी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ उस पर टैक्स जा रहा है तो इतना कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं कोई हैवी इनकम जनरेट कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर क्या करेगा वो, ऑलरेडी इनरोल कर देगा मुझे, खुद ही से इनरोल कर देगा कि भाई आप अपना जब भी तुम टैक्स चेक करोगे ना, तुम इनरोल नजर आओगे, तुम्हें रजिस्टर नहीं होने दूंगा, तुम्हें ई इनरोलमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ अपना एनटीआर की ये पासवर्ड और आईडी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ई इनरोलमेंट। हाँ, जो खुद से बनाता है ई इनरोलमेंट, तो ई इनरोलमेंट में करेंगे तो उसके पास जो है ये यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे उसको वो चीजें डालेगा जो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन की जगह पे बताऊंगा, ठीक है। बैक चलते हैं। आपको ई इनरोलमेंट के बराबर में नजर आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आ रहा है नजर। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल गया। अब ये फॉर्म जो है फेसबुक का फॉर्म है भाई, जैसे आपने फेसबुक पे आईडी बनाई है, ये वही सेम फॉर्म है, समझ लो कि आपने अपनी फेसबुक पे आईडी बना रहे हो और जो है अपनी जो है फेसबुक की आईडी पे कोई क्यूरीज वगैरह डालने के लिए उसको यूज कर रहे हो। तो इसी तरीके से हम अपनी क्यूरीज डालने के लिए और अपनी क्यूरीज को चेक करने के लिए नाजरा से रजिस्टर्ड होने के बाद एफबीआर पे रजिस्टर्ड होने के लिए इस जगह को यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले कंपलसरी जो है ना, जो ये हाईलाइट हुए हुए होते हैं ना स्टैरिक्स, रेड स्टैरिक्स, ये कंपलसरी है जो हमें इंफॉर्मेशन में देना है अपने, ठीक है। जो हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वो इस जगह पे बिल्कुल जरूरी है कि आपको देनी ही देनी है, लाजमी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं होने देगा। अब आप लोगों ने अपने पास पोर्टल खोला तो अपने अपने आप को रजिस्टर करें, अगर नहीं रजिस्टर करना चाह रहे हो तो मैं आगे आप लोगों को रोक दूंगा, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को रोक दूंगा। आपके पास ऐसी है ना? नहीं, वो पीछे वाले है ना। आपका मोबाइल नंबर नहीं है, कोई सा भी मोबाइल नंबर नहीं है आपका जो रजिस्टर्ड हो। देखिए एनआईसी पे मोबाइल मोबाइल नंबर जो एनआईसी पे रजिस्टर्ड होगा तो ही आपका एनडीएन बन पाएगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। दूसरे रजिस्टर्ड है तो आप अपने जो है पहले उसको रजिस्टर करेगा अपने पास, अपने नाम पे करेगा उस नंबर को, या कोई और सिम ले लीजिएगा जो आपके पास नाम पे हो, जो ऑन हो, जिसपे आप, वो तो आराम से हो जाते हैं। वो उस पे हो जाते हैं, मैसेज पे हो जाते हैं। वो प्रोसेस होता है मैसेज का, एमएनपी पता नहीं कुछ लिख के भेजना पड़ता है, बहुत पहले मैंने किया था। वो इंटरनेट से चेक कीजिएगा, यूट्यूब वगैरह पे लिखे 5 पे कैसे बंद करानी है, वो आपको बता देंगे। फिलहाल ये सब्जेक्ट हमारे कोर्स का नहीं है, वो आपको मैं इंडिविजुअली बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नजर आ रहा है एनआईसी लिखा हुआ, जिसपे रेड स्टेरिक है। अब यहाँ पे अगर आप अपना नंबर डालेंगे एनआईसी का, 4207, ये आपने एनआईसी नंबर डाला, अब आपने इसके आगे टैप किया तो फिर ही ये आगे बढ़ेगा, उसके अलावा नहीं बढ़ेगा। एनआईसी नंबर आपने डाला, उसके बाद आप आगे गए, रेड स्टेरिक उस पर भी लाजमी है कि आपको डालना है। अब आप मिस्टर हैं, मिसिस हैं, मिस हैं या डॉक्टर है, जो आपके डिजिग्नेशन ये जो आपके नाम में यूज होता है। मैं अगर मेल हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, मिस्टर यूज करूंगा। मैं कोई बिजनेस के लिए अपना बनाना चाह रहा हूँ तो क्या यूज करूंगा, मैस, मैस यूज करूंगा। ये इधर ही आएगा। आप अभी जो हम रजिस्टर करेंगे इसमें सिर्फ इंडिविजुअल रजिस्टर होता है। आप अपने आप में आपको रजिस्टर करें यहाँ पे इंडिविजुअल समझ के। अब मैं अगर ये मिस्टर हूं तो मैंने मिस्टर डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब मिडिल नेम पे देखें स्टार नहीं है, रेड स्टारिक नहीं है। स्क्रीन को भी देखते रहिएगा, सिर्फ मेरी तरफ नहीं देखें, स्क्रीन को भी देखें, ताकि आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है वो भी समझ में आए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। अब ये जो रेड स्टेरिक है इस पे क्या पूछ रहा है, पहले पे फर्स्ट नेम, बीच में रेड स्टेरिक नहीं है, मिडिल नेम अगर वो आप नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैं अगर अपना नाम मैं यूज करता हूँ सैयद शुएब अली हाशमी, मेरे तो 4 नाम हुआ है,
मेरा तो बहुत बड़ा नाम हो गया ना, सैयद शुएब अली हाशमी। तो मैं कौन से 3 नाम यूज कर सकता हूँ, शुएब अली हाशमी, जो मैं मैन्युअली करता भी हूँ ज्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं ये बनाने के लिए अली यूज नहीं करता, सिर्फ अपना जो मेरा रियल नेम है सैयद शुएब कर दे, आप फर्स्ट नेम पूरा कर दे सैयद शुएब। आप फर्स्ट नेम में सैयद शुएब, तो 2 लफ्जों को एक साथ मिला देगा, 4 है 5 नाम है। तो इसी तरह आप लास्ट में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मिडिल नेम नहीं होता तो मैं क्या करता, मेरे खाली 2 नाम होते, शेब हाशमी होता मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता, खाली अपना नाम डालता। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम डालता, सादत। ठीक है, और यहाँ लास्ट में डाल देता हाशमी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? बात समझ में आ गई? आपको रजिस्टर करना है? ठीक है, अब ये आ गई आप लोगों को समझ में। अब जो है यहाँ पे लिख दो अली, सादत अली। ये सादत अली हाशमी मैंने ये लिख दिया। अब मैंने लिखा है मोबाइल नंबर जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी कंपनी का है। अब मैंने पहले मैं यूज कर रहा था यूफोन का, नंबर मेरा यूफोन का है, लेकिन वो मैंने कन्वर्ट करा दिया टेलीनॉर पे। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं टेलीनॉर सिलेक्ट करूंगा जिसपे मैंने कन्वर्ट कराया है, जो अभी एक्चुअली मैं जिसको टैक्स पे कर रहा हूँ, जिस मोबाइल अपनी सिम का। अब मैं अपना कॉलिंग जिसको टैक्स पे कर रहा हूँ मैं वो डालूंगा, वो सिस्टम सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे जोंग जोंग यूज कर रहा हूँ, मैं जोंग यूज कर रहा हूँ, तो जोंग सेलेक्ट कर लिया। अभी जो चीजें कंपनी, कुछ सवाल है? तो मैंने अभी आपको क्या बोला स्टार्ट में? नहीं, अब नहीं आएगा वो। एफबीआर ने अभी इम्प्लीमेंट किया, इस चीज से काफी इश्यूज थे लोगों को कि भाई मैंने कन्वर्ट करवाया हुआ है नंबर, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो वो क्या करते थे, आरटीओ जाते थे, आरटीओ में एप्लीकेशन देते थे, और वहां से फिर अपने आप को जो भी उनका आरटीओ बनता था उस एरिया के हिसाब से, वो उस जगह पर थोड़ी ख्वारी करनी पड़ती थी, फिर ये होता था। लेकिन अब यहाँ पे इजीली हो गया, ऑनलाइन कर दिया कि आप अगर कन्वर्ट करवा दिया है ना अपने नंबर, तो वो आप इधर डाल सकते हैं। अब बिल फिर आपका नंबर बताओ। 0312 844। देखिए, हमें नंबर डालने के लिए ना सबसे पहले 0092 लाजमी डालना है। ये बात मैं आप लोग बता दूं, 0092 के बिना आप अपना कोड डालें या प्लस डालें, प्लस डाल के 92 डालें, नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये करेगा 0092 एक्सेप्ट करेगा, अगर आपका पाकिस्तानी नंबर है तो। ठीक है, बाहर का नंबर आपके एनआईसी पे होगा, लेकिन वो बाहर की कंट्री पे होगा, यहाँ का नहीं होगा। जो पाकिस्तानी कंट्री के अंदर जो चल रहे हैं ना, जो नेटवर्क जो चल रहे हैं, वही नेटवर्क होंगे। सर उसका जो पासपोर्ट नंबर होगा ना, वो रजिस्टर्ड होगा भाई। वो पासपोर्ट नंबर के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कराएगा, वहां पे ये नंबर डालेगा तो वो पासपोर्ट से उठा लेगा। ये नंबर जो है ना, जहाँ पे मैंने एनआईसी नंबर डाला वहां पे पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हो, वहां डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए इस तरह से कि आपकी सब चीजें फिर उस नंबर पे आ रही है। आपका जो एड्रेस आपका एनआईसी पे है ना, वो भी उधर, क्योंकि नादरा से वो वेरिफिकेशन करने के बाद फिर कैप्चा रिकॉर्ड भेजता है। हाँ, पासपोर्ट पे एड्रेस वगैरह सब चीजें आ रही है, और आपका वो नंबर भी रजिस्टर्ड आ रहा है, जो आप नंबर और डालेंगे। हाँ, नहीं, सऊदीया वाला नंबर नहीं आ सकता। अगर वो कन्वर्ट हुआ हुआ है वहां से, कुछ ने नेटवर्क चेंज करा के कुछ किया हुआ है, तो भी वो आ जाएगा, लेकिन 0092 डालना पड़ेगा। मगर उसके ऊपर 0092 डालना पड़ेगा, कन्वर्ट हुआ वो होगा वो नंबर। कन्वर्ट के बिना नहीं होगा, 0092 पाकिस्तान का कोड है, वो नहीं होगा उसके अलावा। मेरे एनआईसी पे ये नंबर जो है ना, इसके अलावा बाहर में किसी कंट्री में जाता हूँ, वहां पे मैं नंबर यूज करता हूँ, वहां की कंट्री का नेशनलिटी बनना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे नंबर मिलेगा। ठीक है, जब मैं वहां का नेशनलिटी नहीं हूँ तो वो नंबर मैं अपने नाम पे नहीं करा सकता, मैं किसी और से लेके यूज कर सकता हूँ बस। मेरे पास पाकिस्तान में फॉरेन से बंदा आया कोई यूके से, अब वो बोलता है कि सर मुझे यार रजिस्टर करना है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास नंबर मांगा है। मैं बोलूंगा उसको, भाई पहले तो तुम यहाँ पे नादरा एनआईसी बनवाओ, पहले अपने आप को नादरा से रजिस्टर करवाओ, जो कि 183 दिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैं देखता हूँ उसको।
डबल जीरो पे क्या आ गया, 9 आ गया, पाकिस्तानी कोड शुरू हो गया। सऊदीया का कोड 009 आ गया, उसके बाद क्या आया, उसका कंट्री कोड आ गया। पाकिस्तानी बारकोड पे लगी हुई है सब, हो गई है, कन्वर्ट हुआ होगा। वहाँ जा, हाँ, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ यहाँ बैठिए, ये लैपटॉप का, बल्कि नहीं, यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं बैठो, बंद हो जाएगा, पीछे चले जाओ। ठीक है, 0092 मैंने अपना कोड डाला, फिर उसके आगे मैंने अपना नंबर डाल दिया, जैसे कुछ भी। ठीक है, मैंने अपना नंबर डाला, अब ये नंबर जगह अब मैंने कुछ भी डाल दिया ना, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे नहीं जाएगा ये। यहाँ से CNIC बोलेगा वेरीफाई करो पहले कि यही नंबर है या नहीं है। इसने हटा दिया नंबर, यहाँ से नंबर हट गया, मैंने नंबर डाला तो नंबर हट गया। अब इसमें वेरीफाई नंबर डालना पड़ेगा आपके NIC का, 0092, नंबर बोलो, 0092 के बाद कोड 12 है खाली शुरू में, 312 855 1760। अब ये नंबर डाला मैंने, अब मैं जो है आगे गया तो इधर से नंबर नहीं हटा, इधर से नंबर नहीं हटा। हमारे पास कोई भी नंबर हमारे नादरा NIC पे कन्वर्ट होगा ना, इश्यू होगा, वो रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो कंपनी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आप बता रहे हैं बाहर का नंबर, उसने कोई कन्वर्शन करवाई होगी, उस नंबर को ट्रांसफर करवाया होगा अपने किसी कंपनी पे। उसकी कंपनी कैसे होगी, उसकी कंपनी या तो जोंग में हो गई होगी कन्वर्ट, या यूफोन में हो गई होगी, उस पर कन्वर्ट करा के फिर से नंबर इशू करेगा। और आजकल जो है पाकिस्तान में एक नई कोई स्कीम आई है, वो मेरे ख्याल से बाहर के कोई नंबर जो है जैस पे पोर्टल पे करके दे रहे हैं, बाहर के नंबर जैस पोर्टल पे करके दे रहे हैं। मेरे पास अभी उसका जहन में नाम नहीं आ रहा, मैंने ऐड भी देखा था, और मेरे किसी एक क्लाइंट ने भी वो यूज किया, उसका भी मैंने एनटीएन उससे बनाया, बड़ी मुश्किलों से बना था। उसी कन्वर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वो बन गया था, खुद ही एक्सेप्ट हो गया 2 3 दफा। अगर आपके NIC पे रजिस्टर्ड है ना, और आपके पास है, तो फिर तो बना ले। अगर आपके पास से गुम हो गया तो भी बन जाएगा, लेकिन जो आपका पासवर्ड आएगा, जो कोड आएगा, वो उस नंबर पे आएगा। हाँ, वो जब आएगा तो वो आप कैसे डालेंगे, वो आप कैसे डालेंगे, लेकिन आपके ईमेल पे भी आएगा। अभी इसका पूरा ऑप्शन बता देता हूँ। अभी इसको लिए आगे बढ़ते हैं हम, 00923128551760। ठीक है, ये है डाला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस डालनी है आपकी, जो जो भी हो आपकी ईमेल एड्रेस जो आप यूज करते हो, तो अपनी ईमेल एड्रेस बताएं। SAADATHAS, ऊपर देखते रहना, सही आ रही है या नहीं आ रही। THASHMI, आगे बताओ। एट द रेट, एट द रेट 002, बस। एट द रेट से पहले या बाद में, ये बोलो ना। हाशमी के बाद 002 @Gmail। उसके देखिए, ईमेल का मसला नहीं है, ईमेल ईमेल होनी चाहिए। ईमेल तो आप चेंज भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। ये 2 चीज अभी मैं बताता हूँ। इस जगह पे मैं भी जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी मेरा इसी लेक्चर का है, इधर मैं जा रहा हूँ। अभी ये जब बन जाएगा ना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपना ईमेल कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे मैंने ईमेल एड्रेस भी इसी तरह से डाले 2 दफा, और 2 दफा मैंने अपना नंबर डाला है। ये क्यों डाला है, इसकी वजह क्या है, तू बता सकते हैं क्या वजह है इसकी, क्यों डाला है मैंने। ताकि, हाँ, ताकि मुझे कंफर्मेशन बिल्कुल सही मिले। FBR मेरी जो जनरेट आईडी बनाए, वो इस ईमेल एड्रेस और इसके थ्रू बनाए। अगर मुझे बाद में अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ा, तो मुझे इस ईमेल एड्रेस और इस नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास एक्टिव होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NIC आपका हो, NIC नंबर हो, नंबर हो,
और आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं एड्रेस इंफॉर्मेशन पे। नंबर जी देखिए, आपका एड्रेस होगा ना, वो वही डल जाएगा टेम्परेरी वाला जो आपके एनआईसी पे। अब अगर इसमें देखिए दो एड्रेस डले हुए, एक मौजूदा पता है, मुस्तकिल पता, मैं कोई सा भी डाल सकता हूँ। वो भी मैं यहाँ पे जब डालूंगा वो आप देखिएगा। अभी मैंने क्या क्या चीज डाली है, ईमेल एड्रेस डाला है, नंबर डाला है, और अपनी एक बेसिक इंफॉर्मेशन डाली है, एनआईसी नंबर और नाम। अब मैं जा रहा हूँ टाइप के ऊपर। ये टाइप है, ये पूछ रहा है भाई एड्रेस टाइप बताओ अपना, कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी पे रहते हो, उस जगह का बताओ। अब भाई मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे, नहीं। मैं रहता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, नहीं। मैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे रहता हूँ। ये वो लोग जगह सिलेक्ट करते हैं जो वो वहां पे रहते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? किसी को कोई आइडिया एग्रीकल्चर का? किसी को आइडिया नहीं है? जी, जो गांव देहाती जगह होती है ना, जो विलास वगैरह इस तरह के बने, उनको एग्रीकल्चर बोलते हैं ना। ठीक है, बाकी तो आपको सब कुछ मालूम होगा, इंडस्ट्रियल क्या होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, मैं रहता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब वो अपार्टमेंट है, बैंगलो है, या कोई केबिन में रह रहा हूँ, किस तरह की जगह है। अब जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास हाउस है। अब मैं हाउस या अपार्टमेंट जो भी मुझे सिलेक्ट करना है, फ्लैट है, वो सब चीजों का ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, कॉलेज है, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगह का आपको एनआईसी पे आपने एड्रेस देना है, आपने क्या किया, आपने हाउस पे रहना, आपने हाउस सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, मैं वो जगह मैं पहले डाल के दिखाऊंगा जहां पर रेड स्टाइल है। समझ में आ रहा है ना? जहां पे रेड स्टेरिक है, मैं वो जगह आप लोगों को पहले बताऊंगा, ताकि आप उसको कंफर्म कर सकें, हाँ भाई ये लाजमी डालना है, इसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर मैं यहाँ पे आ गया भाई, यूनिट मेरा किस टाइप का है। मैं स्क्वायर यार्ड पे रहता हूँ, मीटर पे रहता हूँ। जो मेरे प्रॉपर्टी है जहाँ मैं रहता हूँ, वो स्क्वायर मीटर पे हिसाब से बनी हुई है, स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बनी हुई है, स्क्वायर फुट के, एक कनाल है, मरला है। ये हमें मालूम होता है अपनी जगह के बारे में ना। और मरला कहते हैं एक बहुत, जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह को, जिसके मरला वगैरह होते हैं। तो मैं रहता हूँ भाई 160 गज के मकान में। तो 160 गज किसे कहेंगे, 1 स्क्वायर यार्ड। तो मैंने स्क्वायर यार्ड सेलेक्ट कर लिया। यार मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टोटल एरिया कितना बड़ा है, वो यानी कि आपके जो घर का एरिया है वो टोटल उसका क्या साइज है। 120 गज है, 160 गज है, 160 यार्ड का है, या 120 यार्ड का है। ये अगर ना भी डाले कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इस पर कंपलसरी नहीं है। मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, मैंने ड्रॉप कर दिया इसको, मैं नहीं डालना चाह रहा इसको। मैं अपना खाली यूनिट नंबर डालूंगा, जो मेरे मकान का नंबर है। ठीक है, जो मेरे मकान का नंबर है वही मेरा एनआईसी पे होना चाहिए। अभी क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना ये, तो मेरा एनआईसी पे होना चाहिए, मैं वो डाल दूंगा। अब बिल फर्ज करें कि मैंने मकान नंबर है, ये क्या नंबर है, L48। हाउस नंबर, एल L48, ये मैंने डाल दिया, कंपलसरी है इसलिए मुझे डालना पड़ा। ठीक है, अब मैं आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट। कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा अप हो रहा है, हमारी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, 10 मिनट में। तो मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर ये आप आपको खत्म करना है, ऐसे ही है मैडम? ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि मैं रहता हूँ नॉर्थ नाजाबाद में, नॉर्थ कराची में, या नाजाबाद में, गुलशन में, वो जहाँ भी रहता हूँ, मैंने वो अपनी एक जगह का एरिया डाल दिया। मैं रहता हूँ भाई साइमा अर्बन विलास में, साइमा अरबियन है जी, सेक्टर आएगा। ठीक है, मैं साइमा अरबियन विलास कहता हूँ, तो वो इस जगह पे मौजूद होगी। वो जब मैं सिटी में जाऊँगा ना, वहाँ डालेगा। अब मैं इसका डाल देता हूँ 11B। 11B मैंने खाली डाल दिया, सेक्टर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, लोकल एरिया कौन सा है। अब लोकल एरिया जो है वो, लोकेलिटी जो है वो एरिया, वो क्या आता है, उस एरिया का नाम आता है। अब अगर आप पंजाब में किसी जगह पे हैं, जो पंजाब वाले भी मुझे सुन रहे होंगे, जो मुझे कहते का पख्तून से सुन रहे होंगे, वो अपने उस जिले की जो जिस जगह पे रह रहे हैं, उस टेरिटरी का एक नाम होगा। उस जगह का वो जो नाम होगा, जैसे कि मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, नॉर्थ नाजाबाद है, नॉर्थ कराची है, गुलशन है, डिफेंस है, यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है एरियाज बने हुए हैं। सिटी मेरी कराची है, लेकिन कराची के अंदर कुछ सिटी एरियाज हैं।
वो एरिया जो है, लोकेलिटी, वो हमें डिफाइन करनी है। मैंने यहाँ कर दिया भाई नॉर्थ कराची। ठीक है, नॉर्थ कराची मैंने कर दिया। जब मैं नॉर्थ कराची किया तो उसके आगे पूछ रहे सिटी कौन सी है, भाई सिटी भी तो बताओ नॉर्थ कराची की, क्योंकि वो कंपलसरी है, आपको डालना लाजमी है। ठीक है, अब मैंने सिटी पे सर्च का जहाँ बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉर्डर फॉर्म खुल जाएगा, एक कोई छोटा सा, जिसपे आप अपनी ये सिटी लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद लिखूंगा तो इस्लामाबाद का तो खैर बहुत बड़ा नाम है। कोई बीच में से कोई जगह लिखता हूँ, कराची के नॉर्थ कराची लिख देता हूँ ना मैं यहाँ पे। मैंने अपनी जो जगह लिखा है ना, मैंने वो लिखना है, नॉर्थ कराची। अब मैं जब नॉर्थ कराची को सर्च करूंगा ना, सर्च का बटन दबा के, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा भाई, कराची की स्पेलिंग गलत लिखी है, NOR। सही है, नॉर्थ कराची मैंने लिखा। अब मैंने सर्च का बटन दबाया तो ये आ गया भाई, नॉर्थ कराची कहाँ लगता है, ये कराची सेंट्रल में लगता है। सही है, कराची सेंट्रल में लगता है। इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट का बटन आ रहा है, इस सेलेक्ट के बटन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मेरा उसने कर लिया आगे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसने ऑटोमेटिकली कराची सेंट्रल लिख दिया, ऑटोमेटिकली लिख दिया, क्योंकि उसने पकड़ लिया कि भाई मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा आरटीओ कहाँ जाके बनेगा, मैं कौन से आरटीओ से मुझे डिफाइन होना है, वो डिफाइन उसने कर दिया अपने डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, जब उसने अपना डिफाइन कर दिया, फिर उसके आगे वो पूछता है भाई कैपेसिटी बताओ, कि आप रेंट पे रहते हो, आप ऑनर हो, या कोई आप पार्टनरशिप पे रहते हो, आपके बाप की जायदाद है, आधी उसकी है आधी आपकी है, आप चार भाई हो, चार लोगों के नाम पर वो जायदाद है, उसमें आप रहते हो, तो आप उस तरह से शो करोगे। आप अगर ऑनर शो करोगे तो इसका मतलब क्या, आप उस जगह पे रहते हो या आप उसके ऑनर हो, आप कौन हो, उस जगह के ऑनर हो। और बेनामी उससे कहते हैं जो लीज पे रह रहा है या जो रेंट पे रह रहा है, उसको तो ज्यादातर लोग जो है वो बेनामी को सिलेक्ट करते हैं और अपने सिंगल पर्सन को अपने आप को एक्टिव करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है और आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन की डाल लोगे कि मैं ऑनर लिखूं, ऑनर लिख के मेरे पास कितना हिस्सा आता है प्रॉपर्टी का, फोर्थ हिस्सा आता है मेरे पास या फिफ्थ हिस्सा आता है, वो आपको आगे डिफाइन करेंगे। मैं भाई रेंट पे रहता हूँ तो मैंने रेंट का अपना यहाँ पे डाल दिया, ऐसे ही है। फिर यहाँ पे शेयर डालने देखिए, जीरो डालूंगा ना तो वो नहीं आएगा, जीरो में डालूंगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो जीरो को हटा देगा। हटा दिया, जीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये देखो, जीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आगे नहीं जा रहा है ये सर्कल। तो इस पे मुझे वन डालना पड़ेगा। जब मैं वन डालूंगा, यानी कि मैं अपनी आपको रजिस्टर करूँ तो मैंने वन डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने डालना है यही कैप्चा, जैसे हमने अभी वहां पे सर्च करने के लिए कैप्चा डाला था, वहां उसी तरह से यहाँ पे भी एक कैप्चा आ गया। अब मैं यहाँ पे कैप्चा डालूंगा, सर OMCL। मेरा एक सवाल है। जी जी। मेरा सवाल ये है, अगर जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपने 1% डाला है, और अगर आप ओनर हैं तब आप कितना परसेंट डालेंगे? जो आपके पास जो है उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है, आप चार भाई हो, आप चारों भाइयों के नाम पे है वो, तो आप जो है चार लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आप रेंट पे रहते हो, आप और आपका भाई। ठीक है, हाँ। अब दोनों आधा आधा रेंट पे करते हो उस जगह का, तो आप दो लिख सही। दो यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, शेयरिंग, जो शेयरिंग पर्सन है ना, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ शेयरिंग, यही होगा ना इसका मतलब, कि भाई परसेंट ऑफ शेयरिंग क्या है, मेरी परसेंटेज इस हिस्से में कितनी है, इस प्रॉपर्टी का मैं कितना हिस्सा बाय करता हूँ, मेरे ऊपर ये लागू है कि मैं इतना हिस्सा लूज। ठीक है, परसेंट शेयर। ठीक है, फिर मैंने ये डाला। अब मैं सबमिट करूंगा ना तो फिर आपके पास एक विंडो आ जाएगी। आपके पास पहले तो ये आपकी ईमेल पे और आपकी मोबाइल पे पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है ईमेल डज नॉट मैच, इसने यहाँ पे मुझे रोक दिया, ईमेल डज नॉट मैच। अब ईमेल में क्या मसला हुआ है, कोई मसला हुआ है। SAADHASHMI 002 यही है आपकी आईडी। जी। सर आपने पहली वाली ईमेल में डबल एच डाला है। डबल, हाँ ये आगे देखिए, डबल एच हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने हटाया। अब मैं दोबारा आगे सबमिट करूंगा। अब देखिए ये मेरे पास एक विंडो आ गई, जिसमें बॉक्स आ गया, SMS कोड और ईमेल कोड। आपके पास जो दो कोड आए होंगे, एक SMS का और एक ईमेल के ऊपर कोड आया होगा। ठीक है, दो कोड ये लाजमी,
एक मिनट के अंदर, नहीं नहीं ऐसे कोई वो नहीं है, 1 मिनट के अंदर आप डालें वो हो जाता है, जल्दी दो, टाइम नहीं है ना। आओ इधर आओ। ये देखिए आपके पास मैसेज आया, इधर आओ इधर आओ सामने, 348109 चाहिए। और ईमेल का कोड, ईमेल का कोड बोलो, ईमेल का कोड, ईमेल में भी आया होगा ना एक कोड। ठीक है, आपके पास 2 कोड आए, एक एसएमएस पे आया है, आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, आप चेक करेंगे ना, जो रजिस्टर कर रहा है वो अपने पास चेक कर लेंगे, आपके पास एसएमएस पे कोड आया होगा, वो आप एसएमएस कोड डालेंगे यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे आएगा, और जो ईमेल पे आएगा वो उसको यहाँ डाल देंगे। अच्छा, इनके पास जो है ईमेल पे कोड नहीं आया, अगर ईमेल पे कोड नहीं आए तो भाई क्या करना है, या एसएमएस पे नहीं आए तो मैं आपको बता दूं, 9966 पे मैसेज लिखेंगे आप, ठीक है, MSG लिखेंगे, ब्लैंक मैसेज की जगह MSG लिखेंगे, 9966 पे आप सेंड कर देंगे, तो वो आपके मैसेज पे और आपकी ईमेल पे ना वो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आईडी वगैरह आ जाएगा। अब मैं इसमें यहाँ से सबमिट करूँगा, MSG मैसेज में लिखेंगे, MSG जो मैसेज का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, मैसेज लिखे या ब्लैंक भी डाल दें, देखा तो ब्लैंक में भी आ जाता है, वैसे आप मैसेज लिखिएगा या ब्लैंक में भी सर्च करिएगा, या अपना NIC नंबर डाल दिएगा, NIC नंबर डाल दीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर है, 9966 पे NIC नंबर आप मैसेज कर दें। तो मैंने काफ़ी टाइम से अभी किसी को किया नहीं एक्टिव, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपके पास मोबाइल से रजिस्टर हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से, नहीं नहीं चलेगा, आगे भी चलेगा, वो आएगा, सिक्योरिटी मसला होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी देखें FBI की साइड हमें रिटर्न वगैरह ये सब चीजें बता दो, उस टाइम पे किसी किसी के पास करता है मसला, कभी कभी करता है, अभी आप 1-2 दफा रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास जो है पासवर्ड और जो है ईमेल एड्रेस पे जो है ना आपके पासवर्ड और ID और पिन कोड आ जाएगा। ठीक है, जब वो पिन कोड आप आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो फिर आप जो है आपको जो है FBI की इधर आके लॉगिन ID और पासवर्ड पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे कि ID डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, मैंने ID पासवर्ड डाला, ये मेरे पास वो जगह खुल गई जहां पे हमें सारे काम करने हैं। क्या करना है, हमें सारे काम यही करने हैं भाई, इससे हटके अभी हमें कहीं नहीं जाना, अभी हमें तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने इसी पोर्टल पे रहना है, और इस पोर्टल के अंदर से जो सेक्शंस निकलेंगे, जो हम रिटर्न फाइल करेंगे उसके ऊपर जो सेक्शन ये वो सेक्शन लॉ, उस लॉ को हम पढ़ते जाएंगे, उसको हम फाइल करते जाएंगे। हमारा सैलरी का कॉन्सेप्ट तकरीबन 2 से 3 क्लासेस में चलेगा, जो नेक्स्ट ईयर जब 2-3 क्लासेस रहेंगी वो हमारा सैलरी का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 4-5 किस्म की ना, इनकम ऑफ सोर्सेस। सैलरीड पर्सन है, ठीक है, सैलरीड पर्सन है, इनकम ऑफ सोर्सेज में सैलरीड पर्सन है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो, अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखा पोर्टल, एक मैं पोर्टल खोल के दिखा रहा हूँ 2023। मैं अभी आपको खाली ये जगह बता रहा हूँ कि किस जगह पे आपको सब चीजें मिलेंगी। देखें, ये जो है मेरे पास एक नजर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर जो मेरे पास सोर्सेज आ रही है ना, ये आ रही है सैलरी, एक आ रही है प्रॉपर्टी, एक आ रही है बिजनेस, एक आ रही है कैपिटल, एक आ रही है अदर सोर्स। ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है जहां से मेरे पास इनकम आती है। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं आती, मैं कहाँ डालूंगा, तो वो भी इसी जगह का पार्ट है, कौन सा, अदर सोर्स का। कि बिल फर्ज आप जैसे कि मोहतरमा बैठी हुई हाउस वाइफ है, इनके पास कोई इनकम नहीं आती, इनके जो हस्बैंड है वो इनके अकाउंट में कुछ रकम दे देते हैं घर चलाने की, तो उसके लिए हम अदर सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, जिसपे हमें टैक्स ना देना पड़े। अब बहुत सारे क्राइटेरिया जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ तक अब आप लोगों को किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं, ताकि हम क्लास वाइंड अप करें और दूसरी क्लास का हम जो है टाइम जो स्टार्ट हो रहा है उसके बेसिस पे। अभी आप जब मेरी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे ना,
उसको देखते हुए अब आप लोग अपने आप को जो है दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा घर जाके स्कूल से, तो करेगा। अभी हो सकता है कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, वरना मैं अभी आपको करवा देता हूँ। हम्म, 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 सही। नहीं, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जिसका एनआईसी डालेंगे ना उसी की डिटेल्स डालेंगे, उसकी जगह किसी और के डिटेल डालेंगे तो एफबीआर एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कोई एरर दे देगा। अभी एरर आया था, ईमेल गलत गलत डल दी। हाँ। जो सर्विस प्रोवाइडर जो थे ना वो भी अपने ही डालेंगे, किसी और को नहीं डालेंगे। उसके लिए क्राइटेरिया थे कि अभी जो मेरा सब्जेक्ट है ना, वो अपना जो डालता है ना वो क्यों डालता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो इस चीज का चैप्टर है। अब वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, जब ये इसको रिवाइज करूंगा उस टाइम ये चैप्टर में आपको बताऊंगा कि वो अपना ईमेल एड्रेस जो कंसल्टेंट क्यों डाल रहा है, ताकि वो आपसे जुड़ जाए बंदा। उसकी जो भी नोटिफिकेशन आएंगी ना वो आपके पास आएंगी, उसके पास नहीं आएंगी। वो बेफिक्र होकर सो रहा होगा घर पे, तो रात के 12 बजे का नोटिस अगर एफबीआर ने सबको डाल दिया ना तो आपके पास मैसेज आएगा उसका, आपके पोर्टल पे, उसके पास नहीं आएगा। नहीं, आप अपना डालोगे तो बनेगा, उसका डालोगे तो नहीं बनेगा। आप अपनी बेटी को रजिस्टर करना चाहते हैं, अपने एनआईसी पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप नादरा जाते हैं, नादरा पे बोलते हैं यार इसकी शादी हो गई है, ठीक है इसकी शादी हो गई, जाओ बेटा तुम अपना एनआईसी बना लो लेकिन मेरे नाम से बनाना अब। ठीक है वो बना दे लेगी, लेकिन क्या है मसला कि अब उसको दोबारा एनआईसी बनवाने के लिए जाना पड़ जाएगा। क्यों? अपने शौहर के नाम से बनवाना पड़ेगा उसको। ईमेल और देखिए ईमेल जो है वो आप यूज कर सकते हैं जो आपके पास ऑन हो, जो आपके पास ऑन हो। सिर्फ नंबर आपके एनआईसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर है ना वो आपके एनआईसी में। हाँ, हाँ ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं जिस पे आपके पास मैसेज आना है। अच्छा इस पे चेंज भी हो जाता है ईमेल एड्रेस। जी नाजा से रजिस्टर होगा। ठीक है भाई, आज अभी मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? उसका उसको यहाँ पे आप वो जो मैसेज आएंगे ना आपके पास ईमेल पे पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड और आईडी जो है आपको ये लॉगिन करनी है। अभी मैंने आपको लॉगिन बताया था किस तरह से किया, मैंने लॉगिन देखा आपने? मुझे मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक पोर्शन आ रहा है, बॉक्स आ रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला, देख रहे हैं आप? यहाँ पे एनआईसी नंबर शो हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, ये शो हो रहा है आपको? अब यहाँ पे आपने अपना वो जो अपना एनटीएन नंबर यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ईमेल पे डाल देंगे, आईडी पे इसको ब्लैंक कर दो ताकि आपको नजर आए, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। और यहाँ पे आप अपने पास वो पासवर्ड डालेंगे जो आपके पास आया है। हाँ ईमेल पे आएगा आपके पास, आईडी और पासवर्ड सब आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैडम बोलिए वो सब स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो उनकी भी क्लास लेंगे। यहाँ तक जो भी सवाल है अब आप लोग मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है? और ऑनलाइन वालों को अगर कोई सवाल हो तो भाई प्लीज आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें। सर ठीक है अभी भी अभी। सवाल एक जी एक जी बोले, सवाल है बोले। सर। जैसा कि आपने बोला है कि हम किसी को भी जो है ना इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, तो इसमें अगर कोई एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो अगर हम वो भी उसको हो सकता रजिस्टर है, कर देते हैं तो उसको कल उसका को नील टेक नोटिस फाइल होगा। इशू। देखें ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। मैंने कहा है ना मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा एडवांस लेवल तक, जहां तक एक वकील बैठा हुआ है, एक एलएलबी वकील जो टैक्स का काम जानता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टैक्स का काम जानता है, मैं आपको वहां तक प्रिपेयर करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये 4 महीने में आप मेरे साथ हो। उसके अलावा आप मेरे साथ 6-7 महीने भी जुड़े हुए होंगे, पूरे साल 2 साल तक। जब भी आपकी कोई क्यूरीज होंगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा।
जब भी कोई क्यूरीज होंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट टकरा गया कि भाई यार इसका एनटीएम पहले तो बनाया हुआ, किसी ने बंद मार दिया इसके एनटीएम के ऊपर, उसके इस तरह का रिटर्न फाइल कर दिया, उसके नोटिस आए हुए कैसे जवाब देने, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नोटिस का जवाब हमें किस तरह से देना है और किस तरह से हमें आगे कमिश्नर से मिलना है। यहाँ पे मैं आपकी मीटिंग करूंगा, यानी कि एक कमिश्नर की एक रेप्लिका मीटिंग होगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे कि आपको फिजिकल अगर आपके पास नोटिस आएगा, अगर आपको बुलाया है आरटीओ, आपके आरटीओ ने आपको अपने पास बुलाया है, तो कैसे मीटिंग करनी है, उसके सवालों को आपके पास एजेंडा होना चाहिए उसका, वो सब चीजें सिखाऊंगा। ठीक है भाई, चले अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और ऑनलाइन वाले जरा अपना कैमरा खोलेंगे ताकि एक स्क्रीनशॉट ले सके हम यहाँ पे, अपने अपने कैमरे ऑन कर लें ताकि हम अपना एक स्क्रीनशॉट ले लें। कैमरा ऑन कर ले जिसमें आप लोग की शक्लें आ रही हो। यार कैमरा लाना साबित। यहाँ से आके ना तस्वीर इसकी लो और सामने भी आ सके तो। एक सेकंड का, एक सेकंड, पीआईटीसी का भी खोल दूँ मैं, ले लो। रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ये, एक सेकंड रुको। ले लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम, क्लोज कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसका एक दो दिन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा कि कब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।